हिंदी कृतिका प्रकरण माटी वाली विद्यासागर नौटिया। विद्यार्थीगण, आज हम हिंदी कृतिका कक्षा 9 के माटी वाली पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक विद्यासागर नौटिया। यह पाठ एक स्मृत कथा है। इस पाठ में लेखक विद्यासागर के द्वारा रचित हुई पाठ स्मृत और संस्मरणात्मक कथा है। इस पाठ में लेखक ने एक माटी वाली हरिजन बुढ़िया के चरित्र को उजागर किया है। उसके चरित्र को उजागर करते हुए लेखक कहता है कि इस पाठ में एक माटी वाली एक स्त्री है जो माटी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती है। उसके साथ साथ अपने पति की भी देखभाल करती है। तो आज हम हिंदी कृतिका जो कक्षा 9 में है और उसी पाठ में माटी वाली पाठ का अध्ययन करेंगे। माटी वाली पाठ प्रस्तुत पाठ एक संस्मरणात्मक स्मृत कथा है। प्रस्तुत पाठ एक संस्मरणात्मक स्मृत कथा है। इसके प्रसिद्ध कथाकार विद्यासागर नौटियाल। इसके प्रसिद्ध कथाकार विद्यासागर नौटियाल। इसमें लेखक ने माटी बेचकर अपना और अपने पति का पेट पालने वाली महिला को पर्वतीय अंचलों में बनने वाली टिहरी बाग से जोड़ दिया है। इस पाठ में लेखक ने माटी बेचकर अपना और अपने पति का पेट पालने वाली महिला को पर्वतीय अंचलों में बनने वाली टिहरी बाग से जोड़ दिया है, जबकि एक सामाजिक आंदोलन से जोड़ दिया है। वस्तुतः माटी वाली के संपूर्ण व्यक्तित्व में पर्वतीय मिट्टी की सुगंध और सरसता भी प्रस्फुटित होती है। यह लेखकीय जागरूकता का प्रदर्शन है। इसमें आम आदमी और उसकी मुश्किलें, राष्ट्रीय मुद्दा की शक्ल का प्रस्तुतिकरण हमारे सामने आया है। पाठ में आम आदमी और उसकी मुश्किलें का एक राष्ट्रीय मुद्दा भी हमारे सामने आई है। पर्यावरण और परिस्थिति संतुलन को बचाने की यह साहित्यिक पहल गरीबी जैसी अव्यक्त स्थिति को भी भलीभांति रेखांकित करती है। यह बात हमारे सामाजिक जीवन में पर्यावरण, असंतुलन, परिस्थिति को बचाने के लिए यह पाठ हमारे मानव जीवन की गरीबी की स्थिति को भी बताती है। तो पढ़ते हैं इस पाठ का सारांश। सारांश यह है कि शहर के सेमल का थप्पड़ मोहल्लों के आखिरी घर में पहुंचकर एक महिला अपने दोनों हाथों से अपना मिट्टी का कंटर उतारा। फिर माटी वाली इस प्रकार आवाज लगाई। एक महिला ने किसी गांव में पहुंचकर, शहर के पास एक गांव था, उसमें अपनी मिट्टी का कंटर उतारा और आवाज लगाई, माटी वाली। टिहरी शहर के हर आदमी, मकान मालिक, किराएदार, बच्चे सभी माटी वाली को जानते थे।
टिहरी शहर के हर आदमी, मकान मालिक, किराएदार, बच्चे सभी माटी वाली को जानते थे, क्योंकि उस शहर में लाल मिट्टी देने वाली यह अकेली ही एक महिला है। उसका कोई विपक्षी प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके बगैर तो लगता है कि टिहरी शहर में चूल्हा जलाना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि वह घर घर माटी देने का कार्य करती थी। भोजन के बाद समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि पूरे शहर में चूल्हे चौके की लिपाई से लेकर कमरों तथा मकानों की लिपाई पुताई करने के लिए लाल मिट्टी कहीं नहीं होती थी। पूरे शहर में चूल्हे और चौके की लिपाई से लेकर पूरे मकानों की लिपाई और पुताई के लिए लाल मिट्टी कहीं नहीं होती थी। वह मिट्टी मात्र एक माटी वाली स्त्री हर घरों में पहुंचाने का कार्य करती थी। मकान मालिक के साथ नए किराएदार भी एक बार अपने आंगन में माटी वाली को देखे तो उसके ग्राहक बन जाते थे। जो भी मकान मालिक के साथ नए किराएदार आते थे, वो एक बार आंगन में अगर उस माटी वाली को देखते थे तो अब उसके ग्राहक बन जाते थे, क्योंकि वह माटी वाली हरिजन बुढ़िया घर घर जाकर मिट्टी देने का कार्य करते थे। शहरवासी इतना ही नहीं, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं बल्कि उसके कंटर यानी कनस्तर को भी भली बात पहचानते थे। शहर के सभी लोग मिट्टी वाली को ही नहीं बल्कि उसके कनस्तर को भी भली बात पहचानते थे। उसका कनस्तर बिना ढक्कन का होता था। उसके सिर पर रखे एक डिल्ले पर टिका रहता था। उसका कनस्तर उसके सिर पर रखे एक डिल्ले पर टिका रहता था। मिट्टी का कंटर उसने जमीन पर रखा और सामने वाले घर के एक घर में चले गए। तभी दौड़ती हुई एक छोटी लड़की आकर माटी वाले से बोली कि माँ ने बुलाया है, मेरे घर भी मिट्टी पहुंचा देना। माटी वाली घर के कोने में एक मिट्टी उड़ेड़ दी। मालकिन के कहने पर माटी वाली ने घर के कोने में मिट्टी पहुंचा दी। यानी माटी वाली घर में मिट्टी देने गई, उस घर के मकान मालकिन ने उसे कहा कि मिट्टी हमारे घर के कोने में रख दो। उसने वहाँ मिट्टी उड़ेड़ दी और मालकिन ने उससे कहा, माटी वाली से कहा, तू बड़ी भाग्यवान है, चाय के समय आ गई है, यानी चाय के टाइम पर आ गई है। मकान मालिक ने या मकान मालकिन ने माटी वाली को 2 रोटी ला कर दी और चाय लेने रसोई घर में चली गई। जब तक मालकिन चाय लेकर आई तब तक माटी वाली ने एक रोटी को अपने डिल्ले में अपने पति के लिए यानी अपने बूढ़े पति के लिए छिपा कर रख ली। फिर मुंह चलाकर रोटी खाने का दिखावा करने लगे। झूठ मूठ का मुंह चलाकर रोटी खाने का दिखावा करने लगे। फिर एक रोटी चाय के साथ खा ली। माटी वाली पीतल का गिलास देखकर मालकिन से बोली। जब माटी वाली ने मकान मालकिन के घर पीतल का गिलास देखी, उसने बोली कि मालकिन अभी अभी या अभी तक आपने पीतल के गिलास को संभाल कर रखे हैं। मालकिन ने कहा कि ये बर्तन पुरखों की गाड़ी कमाई से खरीदे गए हैं, मैं इसे हराम के भाव नहीं बेचूंगी। यानी मैं ये बर्तन पुरखों की गाड़ी कमाई से खरीदे गए हैं, मैं इसे हराम के भाव नहीं बेच सकती। बाजार में पीतल के दाम पूछो तो दिमाग चकराने लगता है। यानी पीतल के दाम बहुत अधिक बढ़ गए हैं।
व्यापारी घरों में आराम से आराम के भाव खरीद लेते हैं। अपनी चीजों का मोह बड़ा भयंकर होता है, बड़ा खराब होता है। ये सोचकर मैं पागल हो जाती हूँ कि इस उम्र में शहर छोड़कर कहाँ जाएंगे। माटी वाली ने कहा। माटी वाली ने मालकिन से कहा कि अपनी चीजों का मोह बड़ा भयंकर होता है और यह सोचकर मेरा दिमाग चकराने लगता है और मैं इस उम्र में शहर छोड़कर कहाँ जाएंगे। माटी वाली कहती है कि ठकुराइन जी, माटी वाली ठकुराइन से कहती है, ठकुराइन जी जमीन जायदाद वाले तो कहीं भी रह लेंगे, परंतु मेरा क्या होगा? मेरी तरफ तो देखने वाला कोई भी नहीं है। माटी वाली चाय पीकर दूसरे घर में चली गई। उस घर में कल हर हालत में मिट्टी लाने का आदेश उसके साथ दिया गया था। माटी वाली ने दूसरे घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी लाने का आदेश दिया गया। माटी वाली जब दूसरे घर में मिट्टी देने गई तो वहां भी उसे 2 रोटियां मिल गई। उन रोटियों को माटी वाली अपने बूढ़े पति के लिए कपड़े की झोल में बांध लिया। माटी वाली जब दूसरे घर में मिट्टी देने गई तो वहां भी उसे 2 रोटियां मिल गई। पहले घर में उसे 2 रोटी मिली थी तो माटी वाली ने 1 रोटी अपने टिल्ले में, यानी मिट्टी के जिस पर मिट्टी रखती थी जो टिल्ला था, जिसे कपड़े से बनाए हुए गोलाकार जिसे हम पीड़ा कहते हैं, उसमें छिपा ली और धूप में बहाना करके मुंह चलाने लगी। लेकिन ज्यों ही जब वो दूसरे घर में मिट्टी पहुंचाने गई तो वहां भी उसे 2 रोटियां मिल गई। इन रोटियों को देखकर माटी वाली ने उसे अपने कपड़े के एक छोर में बांध लिया और सोचती रही कि इन रोटियों को देखकर उसका पति, यानी उसका बुजुर्ग पति, बीमार पति का चेहरा खिल जाएगा। अभी घर तक जाने में उसे 1 घंटा लगेगा। माटा खान से मिट्टी लाने में पूरा दिन लग जाता है। वह अपने पति की सेवा नहीं कर पाती है। आज वह अपने पति को रूखी रोटी नहीं देगी, पहले वह जो है प्याज को कूट कर तल देगी, फिर रोटी खिलाएगी। सब्जी और रोटी को देखते ही उसका बीमार पति खुश हो जाएगा और वह एक ही रोटी खा पाएगा। हद से हद 1.5, बची 1.5 रोटी में वह अपना काम चला लेगी। इस प्रकार हिसाब लगाती हुई माटी वाली अपने घर चले जाती है। आज माटी वाली जब घर जाती है तो आज माटी वाली के पैरों की आहट सुनकर उसका बीमार पति नहीं उठा। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं पहुंचाई और माटी वाली ने उसे छू कर देखा तो उसका पति अपनी माटी को छोड़कर जा चुका। कहने का आशय यह है कि माटी वाली जब घरों में माटी पहुंचाती थी तो जिस घर में गई उस घर में पहले उसे 2 रोटी मिल गई। उसने 1 रोटी छिपा ली और 1 रोटी चाय के साथ खा गई। लेकिन जब भी दूसरे घर में गई तो वहां भी उसे 2 रोटी मिल गई। उसने 2 रोटी अपने पति के लिए रख दी। यह देखकर माटी वाली खुश हो गई कि आज अपने पति को भरपूर भोजन दूंगी और भोजन को देखते ही मेरा पति खुश हो जाएगा। लेकिन यही घर पहुंची हिसाब लगाती हुई तो उसका पति जो है माटी को छोड़कर जा चुका था। इधर अब क्या हुआ? इधर जहां से वो माटी लाती थी, यानी टिहरी बाग की जो सुरंगें थी उसे सरकार ने बंद कर दिया। टिहरी बाग के 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भर रहा था। लोगों को सरकार की तरफ से उन्हें रहने के लिए जमीन और जगह दी जा रही थी। लोग दूसरी जगह जा रहे थे, यानी शहर में आपाधापी मचा था। चारों ओर पानी भर रहा था। नदी के किनारे से जो स्थान से जो माटी लाती थी उस जगह पर सरकार ने बांध बना दिया। पुनर्वास साहब के अधिकारी ने माटी वाली से पूछा कि कहाँ रहती हो?
तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। माटी वाली ने बताई कि मेरी जिंदगी तो घरों में मिट्टी देते गुजर गए। अधिकारी ने पूछा, माटी कहाँ से लाती हो? माटी वाली ने बताई कि मैं माटी माटखान से लाती हूँ। अधिकारी ने पूछा, माटखान तेरे नाम है? माटी वाली बोली, माटखान तो मेरी रोजी है साहब। अधिकारी बोले, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। बात बनने के बाद मैं क्या कहूँगी? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। इस बात का फैसला तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। ये बात जो है अधिकारी महोदय ने माटी वाले से कहा। शहर में पानी भर रहा था, कुल शमशान घाट डूब गए थे, लोग घर छोड़कर जा रहे थे। माटी वाली अपनी झोपड़ी में बाहर बैठकर गांव में आने जाने वाले लोगों से एक ही बात करती थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। माटी वाली ने अपनी झोपड़ी में बाहर बैठकर गांव से आने जाने वाले को एक ही बात करती थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। इस प्रकार इस पाठ में भी बताया गया है कि एक महिला माटी बेचकर अपना और अपने पति का गुजारा करती थी। उसके पास वो दिन भर सुबह अपने कनस्तर को लेकर टेरी बाल वाले बालों के सामने चली जाती थी और वहां से लाल मिट्टी खोद कर लाती थी और गांव में हर घर पर पहुंचाती थी। उस समय लोगों की भोजन जो है चूल्हे पर बनते थे और लोग उस मिट्टी को घरों की लिपाई के लिए खरीदते थे। उसके बदले में माटी वाली को कुछ खाने के लिए दे देते थे और माटी वाली उन लोगों के घरों में कुछ टहल और टिपोरा करती थी, यानी काम करती थी। और जो खाने की चीजें मिलती थी माटी वाली वहीं कुछ खा लेती थी और कुछ बचा हुआ अपने पति के लिए ले जाती थी। उसका पति बहुत ही बुजुर्ग है और बीमार है। अंतोगत्वा बाढ़ आ गई, सरकार के द्वारा उस नदी पर बांध बनाया गया। माटी वाली को माटखान खोदने की जगह नहीं मिली, लोग जो है विस्थापन करना शुरू कर दिए। नेक्स्ट, तो सभी विद्यार्थी इस पाठ के प्रश्नों को याद करेंगे। डिल्ला में सूता सिर पर रखने के लिए कपड़े से बनाई गई एक गद्दी। डिल्ला शब्द इसमें आया हुआ है, सिर पर रखने के लिए कपड़ों से बनाई गई एक गद्दी। अब प्रश्न आ गया, माटी वाली के पास अपने भाग के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? जानते हैं क्यों? क्योंकि माटी वाली के पास अपने भाग के बारे में, अच्छे या खराब भाग के बारे में ज्यादा सोचने का समय इसलिए नहीं था क्योंकि वो सुबह से शाम तक काम करने के लिए निकलती थी। यदि काम नहीं होता तो खाने की चिंता और बढ़ जाती थी और अपने साथ अपने बूढ़े पति की रोटी जुगाड़ में भी रहती थी, इसलिए उसे समय नहीं था, वह घर में माटी पहुंचाने का कार्य करती थी। माटी वाली का रोटियों का इस तरह से हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? माटी वाली का रोटियों से इस तरह से हिसाब लगाना उसकी गरीबी को प्रकट करता है। उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य अपना तथा अपने बूढ़े पति का पेट भरना है। इसीलिए वह किसी भी घर से रोटी मिलने पर वह अपने पति के लिए रोटी बचाकर अवश्य रखती थी ताकि वह अपने साथ उसका भी पेट भर सके। प्रश्न आ गया, विस्थापन की समस्या पर जो है एक अनुच्छेद लिखिए। विद्यार्थीगण, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। विस्थापन होता क्या है? माटी वाली कहती है विस्थापन की समस्या, माटी वाली कहानी में विस्थापन की समस्या सबको आकर्षित करती है। नागरिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान
कारण एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना विस्थापन कहलाता है। विस्थापन की समस्या कई कारणों से उत्पन्न होती है, जैसे बाढ़ आने से, भूकंप आने से, ज्वालामुखी आने से, अर्थात सरकार द्वारा कोई कारखाना लगने से। विस्थापन की समस्या से लोगों को बहुत परेशानी होती है। लोगों के पुश्तैनी मकान, विरासत सब कुछ विस्थापन की समस्या से नष्ट हो जाते हैं। बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाता है, क्योंकि वह एक दूसरे जगह रहते हुए आए हैं और फिर अचानक उन्हें वहाँ से छोड़कर जाना है, तो कई प्रकार की समस्या आ जाती है। जिनके पास घर, मकान तक खेत के कागज नहीं होते हैं, वे सड़कों पर आ जाते हैं, जैसा कि माटी वाली महिला के साथ हुआ। सभी विद्यार्थी